क्या जाएगा, ये भी बात है एक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेपर पर ही बात करते हैं, जैसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग आगे बात करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया है। ठीक है, तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? तो ये पूछा राज्य, ये जम्मू कश्मीर है। करंट का था, बड़ा ही सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, ये जो डील हुई थी वेदांता की फॉक्सकॉन के साथ डील हुई थी। पहले ये कहा महाराष्ट्र में जा रहा था, फिर गुजरात में चला गया था, आप लोग को पता होना चाहिए। गुजरात में जाने के बाद ये फिर से डील कैंसिल हो गई। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ करार तोड़ दिया था और फिर उन्होंने बोला कि हम अपना अलग लगाएंगे। वेदांता इस पर आगे बढ़ रही, तो ये गुजरात था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर सबसे पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह सबको पता है, 1917 में हुआ था। अब इसमें जो ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था भारत में सर्वप्रथम, ये पूछा गया। एच.एस. पोलाक जो थे आपके, ये गांधी जी के साथ ही थे, साउथ अफ्रीका से ये साथ थे, बहुत सारा इन्होंने वर्क किया, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपों का सदस्य है? तो हाल में मतलब अब तो 1 साल होने वाला है, आपको पता होगा। I2U2 क्या था? इंडिया इजराइल, 2 I से इंडिया इजराइल हो गया, 2 U से UAE और USA हो गया। ये एक ग्रुप बना था आपका। ठीक है, इसमें पूछा है तो देखो सबके नाम मैंने ले दिए। UAE आ गया आपका, एक मिनट, इसके बाद इजराइल भी आ गया, इंडिया भी आ गया, तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अगले पे चलते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? अच्छा, आप लोगों को सही से दिख तो रहा है ना? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस है। ठीक, इसने क्या किया? गिरफ्तारी वारंट जारी किया था पुतिन के खिलाफ। पुतिन ने जो यूक्रेन में युद्ध छेड़ रखा है, तो इनके खिलाफ आपराधिक मामला चलाए जाने को लेकर इन्होंने क्या किया? गिरफ्तारी वारंट जारी किया। और इस वारंट में इसी की वजह से ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका में समिट हो रही ना, ये गए नहीं वहां पे, अपने विदेश मंत्री को भेजा, सर्गेई लामारोव। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? व्लादिमीर पुतिन। आगे चलते हैं। देखो, करंट आपका जो वन लाइनर्स होते हैं, जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, वो यहाँ से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं कि जो भी वन लाइनर्स फॉर्म में जो न्यूज होती हैं, घटनाएं होती हैं, वहीं से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो स्टैटिक पोर्शन था कि ये नियुक्तियाँ वो नियुक्तियाँ, वो कभी कभार पूछ लें, बट अधिकतर आपका पोर्शन यहीं से आ रहा है। छठवां क्या है? तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच। ठीक है, इंडिया पैसिफिक आइलैंड सहयोग मंच जो था, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, मोदी जी गए थे पपुआ न्यूगिनी। पपुआ न्यूगिनी की यात्रा पे यहाँ पे गए थे। यहाँ के जो मेरापे हैं, जेम्स मेरापे, इन्होंने मोदी जी के पैर भी छुए थे, और दूसरे दिन ये समिट हुई थी। तो कहाँ हो गया? पपुआ न्यूगिनी। अगला देख लेते हैं। रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रॉबन विल्सन जो है आपके USA का शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अगला देखते हैं। निम्न में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस, ये सिफारिश की थी, इंडिया ने इसको स्टेक डाउन कर दिया और ये बात नहीं मानी, USA थी। यहाँ की संसदीय समिति ने बोला था कि इंडिया बहुत महत्वपूर्ण है, चाइना को काउंटर करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, तो क्या करो, इसको इंडिया को इसका सदस्य बनाओ। लेकिन इंडिया ने पोलाइटली मना कर दिया। इंडिया ने बोल दिया कि आप, हमें इसमें नाटो प्लस में शामिल नहीं होना है। इससे क्या खतरा होता? सस्तीकरण बढ़ता, इस क्षेत्र में जो शांति है आपके साउथ एशिया में, ये शांति धीमे धीमे क्या होती? शस्त्र की होड़ ले लेती। तो इंडिया ने बोला नहीं, हम सही है, हम अपने मामले से खुद निपट सकते हैं। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी
गोस्पोडिनो को। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो देखो ट्विटर के बारे में हल्का सा बताते हैं। ट्विटर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जब ट्विटर बिका नहीं था तो पराग अग्रवाल थे आपके। पराग अग्रवाल के बाद एलन मस्क ने खरीद लिया तो वो बने रहे। फिर एलन मस्क के ऊपर काम का दबाव था, वो स्पेस एक्स पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने किसको बना दिया? लिंडा याकारिनी को। आगे चलते हैं। इसमें सबसे टफ ये क्यों हो जा रहा है अभी बताता हूँ। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो अगर महिला साक्षरता दर बिहार की देखो तो 53.57 थी। ठीक है, इसी के आसपास थी, तो ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन टफ क्यों हो गए? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए करीब करीब दिए, और ये दो ऑप्शन जो है ना इसको बहुत टफ बना दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आदमी यहाँ कंफ्यूज होता है। उसको लगता है शायद ये चीज़ मैंने ना पढ़ी हो, शायद ये बहुत करीबी हो, ये भी सही हो, ये भी सही हो। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, ये डायरेक्ट जो मैंने बिहार का करंट आपको कराया था, बिहार के करंट से क्वेश्चन कम आए हैं, इंडिया लेवल के करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए एक ये भी सीख हो सकती है, क्योंकि पिछला भी जो एग्जाम हुआ था आपका वीडियो का, उसमें भी क्या हुआ था, यूपी का करंट बहुत कम आया था। तो इंडिया का करंट आज के एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, आपको भी इंडिया का करंट बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, दूसरा ये है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं। ये मैंने डायरेक्ट लिखाया था कि पद्मश्री बिहार के 3 लोगों को मिला है, तीनों लोग उनके सामने किस कार्य के लिए मिला है, ये मैंने लिखाया था। तो ये पेपर मेसी कलाकार हैं, ये तो डायरेक्ट आ गया वहीं से। अगले पे चलते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? तो भारत की संसद के नया भवन, जो संसद भवन बना है, उनके वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल हैं, ये पद्मश्री मिला है इनको। आगे चलते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो इजीली नहीं पूछा जाता। ये थोड़ा डीपली जाके पूछा गया कि जो संविधान सभा है वो क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी? जो परिषद के सदस्य हैं उन्होंने चुना था, जो राज्यों में परिषद के सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी, तो ये उस टाइम पे जो मत देने का अधिकार ही था वो 10 से 12% लोगों का था, तो 10 से 15 के बीच में आ जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ये भी करंट वाला आ गया। तो किसने दिया है? हाल ही में एमपी ने दिया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मैंने बताया है आपको डायरेक्ट। देखो स्टैटिक जीके का तो बहुत कम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको ना आ रहा हो, क्योंकि इतने तरीके से स्टैटिक जीके कराइए आपके बैचेज में कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, 1333 में आया था, रहला लिखी थी, ये सारी चीजें आपको कराई गई हैं। ये देखो ज्योग्राफी तो ये समझ लो बाकी लोगों से नहीं हुई होगी, लेकिन जितनी डिटेल में आप लोगों को कराई, कोई व्यक्ति अगर क्वेश्चन छोड़ के आया होगा तो उसने गलती की होगी। भूकंप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भूकंप के संबंध में कथन आपको बताना सत्य कौन सा है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। बिल्कुल सही है। जो कुत्ते बिल्ली होते हैं इनको पहले पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भूकंप के बाद जो वेव्स निकलती है ना, ये उन वेव को बहुत जल्दी ये सुन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, 2 सही हैं। पी तरंगे अनुपस्थ तरंगे, ये गलत है, क्योंकि पी तरंगे आपकी ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, याद रखना है। तो धा इसमें आ रहा है, अनुदैर्ध्य में भी आधा धा आता है, तो पी तरंगे क्या अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ नहीं है। फिर भी 2 सही हैं, तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? उत्तरी अमेरिका पता है, अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पे आपकी सुपीरियर लेक है, दुनिया की मीठी पानी की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही अपने आप गलत हो गया कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील समूह नहीं है। कनाडा यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती, बिल्कुल लगभग 650 से 700 किलोमीटर तक की ये सीमा बनाती है,
तो ए ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो गया, ये वाला बी वाला। आगे चलते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? ज्योग्राफी, जैसा मैंने बोला एक एक चीज जो जो लिखाई गई वहीं से आ गई है। शुक्र जो होता है घनत्व, आकार, माप इन सब में पृथ्वी के बराबर ही है, यहाँ तक कि जो व्यास भी है वो भी लगभग बराबर ही है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसलिए पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या भगनी, बहन बोला जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का कौन सा देश एक हिस्सा है ये आपको बताना है। तो आप देखोगे अमेजन बेसिन ऊपर साइड है, ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है उसमें ऊपर साइड है आपका अमेजन बेसिन, तो उसका हिस्सा वेनेजुएला है। चिली और अर्जेंटीना आपके नीचे आते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो विकल्प बताना है। सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये तो सारी चीजें लिखाई गई हैं आपको। ज्योग्राफी में तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पॉलिटी में भी नहीं होना चाहिए। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही योग में। एग्रीकल्चर वाला जो वीडियो डाला था उसमें देश के अंदर भी अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि को कहाँ क्या पोंडू कहाँ बोला जाता है, कहाँ किसको, और विदेश में भी बताया गया था किसे बोला जाता है। तो इसमें से लदांग मलेशिया ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद मिल्पा रोडेशिया जिम्बाब्वे, ये भी गलत है। चेना बांग्लादेश, और ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। लेकिन एक चीज इसमें है, मलेशिया प्लस एक और जगह, अगर इसका एप्रोप्रिएट आंसर आप देखोगे तो मलेशिया में और एक और जगह है, मेनली वहां बोला जाता है लदांग, तो मलेशिया में भी कहीं कहीं लदांग इसको बोलते हैं। तो अगर इसका एप्रोप्रिएट देख लोगे तो मलेशिया मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? बहुत अच्छे से बताया था कि आप जब लॉन्गिट्यूड से कैसे निकालते हो टाइम। तो कैसे लॉन्गिट्यूड से टाइम निकालते हो? 360 डिग्री 24 से इसको डिवाइड कर देते हो 180, और यहाँ पे कितना बचा? 12, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको डिवाइड कर देते हो 90, और यहाँ पे कितना बचा? 6, तो 15 बचता है। 15 डिग्री में 1 आवर, 15 डिग्री में कितना होता है? 1 आवर। बस यहीं से निकाल लेना। टोटल कितने? 30 डिग्री 2 आवर। ईस्ट में होगा तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोपहर के 2 बज जाएंगे। वेस्ट में होता तो 2 घंटे घट जाएंगे। महासागरीय प्रवृत्ति के मुख्य खनिज घटक क्या है? बहुत अच्छे से लिखा है। मैं क्या बोला? ज्योग्राफी में सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, जिसको भी पढ़ाया है। मैंने क्या बताया था? जो महाद्वीपीय होती है वो होती सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और जो महासागरीय होती है वो क्या होती है? सीमा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो कौन सा है आपका? सिलिका और मैग्नीशियम। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? एक क्वेश्चंस आपके जिन लोगों ने भी वन दरोगा की तैयारी की है या एनवायरनमेंट के आपको बता दी गई थी प्लेलिस्ट की, एनवायरनमेंट की पूरी पड़ी हुई है, वहां से ज्यों के त्यों आए हैं आपके। तो देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो मल्चिंग शब्द की व्याख्या क्या करता है? फसलों के बीच में खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। आगे चलते हैं। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इनकी अवस्थितियों का सही योग में कौन सा है? तो खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र भारत के कौन कौन से? केजी बेसिन, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल। इसका लुनेज क्षेत्र गुजरात में, ये भी सही है। सूरमा घाटी आसाम में, ये भी सही है। मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम है इसका सही। ये थोड़ा डीपली पूछ लिए गए हैं, वही बता रहा हूं कि पेपर का लेवल ठीक ठाक था। निम्न में से जायद की फसल किस मौसम में की जाती है? नहीं, जायद के मौसम में की जाती है किसकी खेती? ठीक है, ये पूछा गया। तो तरबूज बिल्कुल की जाती है, खीरा भी की जाती है, खरबूज भी की जाती है, तो तीनों हो जाएंगे। एग्रीकल्चर में या ज्योग्राफी में कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से आपको सही बताना है। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, बिल्कुल किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ब्रह्मदत्त आपके तीसरे थे, दूसरे कौन थे? JLN, जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद ने नहीं किया, ये किया जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी किया, ठीक है। तो आपका केवल ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो गया अधिवेशन में किसने लिया था? सन्यासी? नहीं, इसने तो बिल्कुल नहीं लिया था, ये जनजाति नहीं है सन्यासी, ठीक है। सन्यासी तो विद्रोह था जो आपके धार्मिक समूह थे। संथाल क्या है आपका? जनजाति है, वहीं की है, और इसने ही भाग लिया था, तो संथाल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर किसने लिखी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी? नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं लिखी है, गलत है। यंग इंडिया बिल्कुल लिखी है। एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया। और ये चीज़ अभी लास्ट में ही जस्ट आज से 3 दिन पहले आप लोगों को हमने एक PDF प्रोवाइड कराई थी सारी बुक्स की, उसमें से अधिकतर बुकें आ गई आपकी। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये मैंने बताया 1938 में जो अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस उसके क्या थे? अध्यक्ष अधिवेशन के। ध्यान रखना, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाने की बात की थी। जब कमीशन बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी जब बिहार में आए थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो व्यक्ति थे ना, जो गांधी जी से मिले थे, या जो चंपारण सत्याग्रह के मुख्य वो थे, तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई वगैरह, इन्होंने ही इन पर पुस्तक लिखी थी। बहुत बड़े गांधी जी के भक्त थे आप, ठीक है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? इसके बारे में देखो, अभी जो मैंने बिहार स्पेशल दिया था ना आपको मॉडर्न का, उसमें ये बताया था। जो आपका सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें ही क्या हुआ था कि इसमें जब चौकीदार क्या होता था, गांव का ही आदमी होता था, गांव पे कल लगाया जाता था, वो चौकीदार को दिया जाता, और चौकीदार गांव वालों की ही जासूसी करता था, तो इन्होंने बंद कर दिया था सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। आगे चलते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ये थी अरुणा आसफ अली। इन्होंने क्या किया था? गुप्त रेडियो का प्रसारण किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे चलते हैं। किस स्थान पर BG तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? देखो, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की थी होम रूल लीग की स्थापना, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग बनाई थी। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित कौन थे? ये भी मैंने अभी ही कराया था लेटेस्ट, जब किसान सभा या किसान आंदोलन बिहार में बात की गई थी, तब वहां पे बताया था कि हुंकार सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका निकाली थी, ठीक है। आगे चलते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ह्यूरोज थे। इन्हीं के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया गया था झांसी में, और ह्यूरोज ने ही बोला था कि ये एकमात्र मर्द थी। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अगर पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी हो तो पॉलिटी की क्लास में जो आपकी अंतरिम सरकार थी, उसमें हमने सबका मंत्रालय लिखाया है। बाबू जगजीवन राम को क्या श्रम मंत्री बनाया गया था? अंतरिम में भी बनाया गया था, 1947 में जो बनी थी उसमें भी बनाया गया। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के रूप में पारित हुआ है? ठीक है, इसका आंसर अगर 1918 की बात कर रहे हो, मई होना चाहिए, मई 1918। इसमें अगर आप देखोगे ना, इसको थोड़ा चेक कर लें, कई लोग इसको नवंबर भी बता सकते हैं, लेकिन नवंबर में ये पेश हुआ था, नवंबर 1917 में पेश हुआ था। मई 1918 में क्या हुआ था? ये कानून बन गया था, ठीक है, ब्रिटिश संसद से। आगे चलते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो मॉन्टेस्क्यू पता होगा, मॉन्टेस्क्यू हो गए आपके, इसके बाद कार्ल मार्क्स हो गए, चेम्सफोर्ड हो गए, ये बहुत बड़े विचारक थे, इन्होंने लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आगे चलते हैं। निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? जिन लोगों ने भी वन दरोगा की तैयारी की होगी, ये क्वेश्चन, एनवायरमेंट के क्वेश्चन तो यूपीएससी तक उनके गलत नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये क्या था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। क्या ये था? नहीं था।
ये इसका मेन हो जाएगा रेलवे। रेलवे आ रही थी, रेलवे की एक तो पटरी बिछानी थी, जो उसके स्लीपर बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, जो पटरियों के बीच में वो भी लकड़ी के ही लगते थे। तो ये सारे काम के लिए लकड़ी की मांग और इमारती लकड़ी, इस सब को पूरा करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। आगे, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता? तो कौन सी संस्था है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ बोलते हैं, लेकिन जब रॉ के किसी अधिकारी से पूछो तो बोलता है इसको RNAW, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनका ही है ये। आगे चलते हैं। निम्न आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था? इनमें से पूछ रहा है कि किसका नेतृत्व किया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह, बिल्कुल। इसी के बाद वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। दूसरा है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात। तो ये कपास की मिल, ये सत्याग्रह किसने किया था? गांधी जी ने, है ना। अब खादी खेतिहरों के समर्थन सत्याग्रह, तो केवल ए सही होगा इसका। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो, ये महामंदी तो भारत में नहीं प्रारंभ हुई थी, USA से हुई थी, शेयर मार्केट वहां का ढह गया था। इसके इम्प्लीकेशंस पूरी दुनिया में पड़े थे। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण ये भी था महामंदी, ठीक है। इसने जर्मनी को लोन देना बंद किया, जर्मनी ने दूसरे देशों में चुकाना बंद किया, यूरोप का पुनर्निर्माण, ये सारा है एक। फिर न्यू डील लेके आए थे रूजवेल्ट वगैरह, उस पर नहीं जाना है। ये मंदी का प्रभाव भारत पे था, बिल्कुल था, और प्रभाव से पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से एकीकृत थी। मंदी ने भारतीय खेतिहर किसानों आयात निर्यात बिल्कुल प्रभावित किया था, भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। इसीलिए क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी ये एक कारण बना था। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगले पे चलते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इस आदेश की आप वैधता देखोगे कि किस वर्ष ये निर्णय दिया गया था, है ना। तो अगर आपने इंदिरा साहनी वाद पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए इंदिरा साहनी वाद कब आया था। अगर ये आदेश है तो ये आदेश आपका लागू हो गया था कब? 1991 में, लेकिन इस पे जो निर्णय आया था वो 1993 में आया था। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका 93 होना चाहिए। आगे चलते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व GDP में कितने प्रतिशत का अंशदान है? जो हमको सोने की चिड़िया बोला जाता था, उसी पे ही ये बुक लिखी गई कि भारत की GDP पहले बहुत अच्छा वर्क करती थी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज आए, लूट के चले गए, और भी आक्रमणकारी वगैरह, तो इसी में ही बात हुई है। तो इसमें जो डेटा है उन्होंने 1/4 की बात की थी, 22 से 25%, ठीक है। अब ये ऐसी बुक से ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये कोई नहीं कर पाएगा, ये लोगों को बेसिकली नहीं पता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ? डायरेक्ट लिखाया गया आपको, हिस्ट्री में एक एक चीज आपको लिखाई गई है। विशेष विवाह अधिनियम कब हुआ? विशेष विवाह 1954 में। दहेज निषेध 1961 में। समान पारिश्रमिक कब हुआ? 1976 में। और इसके बाद नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व, मतलब नारी का जो ना अश्लील चीजों में चित्रण करते हैं, गलत तरीके से चित्रण करते हैं, उसको प्रतिषेध किया गया था। यहां से आप लगा लो कि पहले का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा, और दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा। तो क्या आ जाएगा आपका? एक मिनट, पहले का क्या हो जाएगा? दूसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का आपका हो जाएगा पहला। तो दूसरा, चौथा, पहला, सी हो जाएगा इसका आंसर सही, सी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? बुनियादी मूल्यों की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता होनी चाहिए, मोतीलाल नेहरू ये लेके आए थे, ठीक है। उसमें इन सारे मूल्यों की बात हुई थी आपकी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, बिल्कुल इसकी बात हुई थी, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इसकी भी बात हुई थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी बात हुई थी। तो इन सारे मूल्यों की बात हुई थी। फिर 1938 में आपके जो सुभाष चंद्र बोस 39 में जो हुआ था ना, उसमें भी इन सारे, कराची अधिवेशन जो हुआ था 1938, ठीक है।
नहीं, 1931 की बात हो रही है, 38 नहीं, 31 कराची अधिवेशन जो हुआ था ना, उसमें भी इन मूल्यों को स्वीकार किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो हुआ था। अब आते हैं पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है, तो सिंपल सा फैक्ट था, धर्मपाल है, इन्होंने लिखी है। आगे चलते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? बंधुत्व आपको पता है कि बंधुत्व नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि देश के लोगों के बीच बंधुता उनकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो एकता अखंडता की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा आपका? एकता तथा अखंडता। फिर इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? किसने ये चीज बोली थी? अभी हाल ही फिलहाल में जो चंद्रचूड़ के पहले थे एन.वी. रमना, इन्होंने बोली थी कि जो मुकदमेबाजी होती है, कई बार क्या होता है कि बड़े लोग, अमीर लोगों की उसमें होती है और लगातार ये मुकदमे फंसे रहते हैं, डेट से आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। किसने कौन सा नारा दिया था? ये बात की गई, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, इन्होंने ही दिया था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल ने दिया था इमरजेंसी के टाइम पे। जोतने वाले की भूमि, ये वाम दल वाले लोग बात करते थे। और तेलुगुओं की एन.टी. रामाराव बहुत फेमस है, जूनियर एन.टी.आर. उन्हीं के पोते हैं, तो ये आ जाएगा। तो अगर देखो तो 2, 3, इसके बाद 1, 4 कहाँ पे है? ये बी में ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो रूसी क्रांति आपको पता होनी चाहिए, साम्यवादी क्रांति थी, ठीक है। तो इसके प्रभाव के तहत कहाँ कहाँ साम्यवाद आया था? साम्यवाद ही आएगा। तो क्या हुआ था? द कॉमिंटर्न। तो रूसी क्रांति आपकी, रूसी क्रांति के बाद ही कॉमेंटर, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ही शॉर्ट फॉर्म है दी कॉमेंटर। इसकी स्थापना हुई थी, दुनिया भर के जितने भी वाम दल वाले सब इसकी बात मानते थे, बिल्कुल सही है। पूर्व के लोगों का सम्मेलन, बिल्कुल ये भी सही है। ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, ग्रेट ब्रिटेन में भी साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर ओपेनहाइमर मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि रूस के प्रभाव के बाद ही क्या हुआ था, ये ओपेनहाइमर वगैरह साम्यवादी दल की तरफ इनका झुकाव हो गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ये इन्होंने इस बार यूपीएससी वाला कर दिया कि 2 सही, 3 सही, 4 सही, ऐसे, ठीक है। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये किसने कहा था? दीनदयाल उपाध्याय ने। आगे चलते हैं। निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो असहयोग आंदोलन में जो खेतिहर मतलब किसान भाग ले रहे थे, उनकी प्रमुख मांग क्या थी, ये पूछा गया। तो वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को ईंधन, लकड़ी तथा फल इकट्ठा। अब ये इतने अंदर से पूछ दिया गया, कोई भी बुक आप राजीव अहीर की पढ़ लो, बिपिन चंद्रा पढ़ लो, कहीं पे ये नहीं मिलेगा आपको। ये आपका कॉमन सेंस वर्क करना चाहिए कि बिल्कुल इनकी मांग हो सकती है, इसमें कुछ नहीं। बेगार का उन्मूलन, बिल्कुल किसानों से बेगार मतलब बिना पैसे दिए काम कराया जाता था, बिल्कुल सही था। राजस्व में कमी, कर राजस्व में कमी, जो उनसे कर लिया जा रहा लगान, उसमें कम करो, बिल्कुल सही था। इसके बाद वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, ये भी सही है। तो 1 से अधिक ये हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें कहीं हर जगह लिखा नहीं मिलेगा। बहुत डीपली बुक पढ़ोगे ना, जब आप पीएचडी करोगे तब आएगा। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों की लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो हर पोषण स्तर, देखो ये क्वेश्चन तो जिन लोगों ने भी वन दरोगा की तैयारी की नहीं गलत होने वाले उनके, तो क्या बोला जाता है इसको कि देखो एक पोषण स्तर से दूसरा गैर अपघटनीय, मैंने बताया था कि जब अवशिष्ट पदार्थ जिनका अपघटन नहीं होता है एक व्यक्ति में जाते हैं तो उसको बोलते हैं संचयन। जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई खाता है दूसरा जानवर, तो उसमें पहुंचते हैं तो इसको बोलते हैं जैव आवर्धन, ठीक है। फिर उसको कोई तीसरा खाएगा तो आवर्धन एक स्तर से दूसरे स्तर पर चलता रहता है, तो जैविक आवर्धन इसको बोलेंगे। आगे चलते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती? तो जनसंख्या की वहन क्षमता अगर आपको देखनी है तो आपको जन्म दर भी देखनी पड़ेगी, जनसंख्या वृद्धि दर भी देखनी पड़ेगी और संसाधन भी देखने पड़ेंगे। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो दूषित पानी जब आप पीते हो, लेकिन उसमें क्या ऐसा मिला होता है जिसकी वजह से मैथेमोग्लोबिनेमिया होता है? तो इसके लिए क्या होता है? नाइट्रेट।
आगे चलते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा आपको पता होगा सीधा बनता है, एक दिशी होता है, 90 डिग्री का नियम होता है कि एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा जाती है तो 90 डिग्री खर्च हो जाती है, केवल 10% ही ऊपर जा पाती है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पारितंत्र में क्या होते हैं? जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव बिल्कुल होते हैं, पादप बिल्कुल होते हैं, जंतु सारे होते हैं, तो ये सारे आ जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? इसके बारे में मैंने बताया था कि जहां पे भी लैंडफिल मतलब जहां पे शहर का पूरा कचरा जाता है और वहां पे फेंक देते हैं, ठीक है, तो वहां से मीथेन गैस आपकी उत्पन्न होती है। और मीथेन कहां कहां से उत्पन्न होती है? जो पशु जुगाली करते हैं वहां से भी मीथेन उत्पन्न होती है, धान के खेतों से भी मीथेन उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई हुई हैं एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में। निम्न में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला पूछ रहे हैं तो कौन प्रतिनिधित्व करेगा? बड़ा ही सिंपल था। पादप के बाद क्या खरपतवार आएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ही हो गया। पादप, मेढक, सांप, ये कहाँ पे आ गया? ये जहां पे पानी वगैरह भरा हो, तालाब वगैरह, ठीक है, ये आ जाएगा पादप, हिरण, शेर, तो ये सही हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो प्लास्टिक किस क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? प्लास्टिक वैसे भी क्या है आपका? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि किसी की भी क्रिया द्वारा ये विघटित होगा, तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि कौन कौन नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल नहीं करता। इससे हल्का पॉल्यूशन, नाभिकीय पॉल्यूशन तो फैलने का खतरा रहता है बट कार्बन नहीं फैलता। पवन चक्कियां कुछ भी नहीं फैलता, सौर सेल कुछ भी नहीं फैलता है, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो आहार श्रृंखला है वो जिसकी अलग अलग शाखाएं निकल गई तो उसको क्या बोलते हैं? खाद्य जाल, है ना। बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं हो, ये कैसे जा रही है, ये कैसे जा रही है, ये जा रही, तो जाल बना देते हैं, तो आहार जाल हो जाएगा। आगे चलते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये मैंने लिखाया है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का सिर्फ 1% ग्रहण करते हैं और उसे क्या? खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? इसमें अगर बात करो आपकी चिपको आंदोलन को मजबूती मिली तो अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने ही शुरुआत की थी। सुंदरलाल बहुगुणा प्रमुख नेतृत्व थे, तो हो सकता है कि लोग बाग सुंदरलाल बहुगुणा पे जाएं, बट मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि फाइनली तो जो लोग भी त्याग करते हैं, जो चीज करते हैं, सब मजबूती ही देते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो प्रथम पोषी स्तर पर कौन होंगे? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र की बात हो रही है। आपने नाइट्रोजन पढ़ा होगा गैसीय, ऑक्सीजन पढ़ा होगा गैसीय, कार्बन गैसीय, लेकिन फास्फोरस और सल्फर क्या है? अवसादी, तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस। ये क्या है? अवसादी चक्र है। निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? उस जीव की बात की गई है कि सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके इस अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? प्रकाश हो गया, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन हो गई, इसका उपयोग करते हैं, तो ये स्वपोषी हैं। लेकिन ध्यान रखो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे नील हरित शैवाल, ये भी क्या करते हैं? और भी जीवाणु होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य या जिसका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है और ऊर्जा स्तर जिसका उच्च होता है, तो वो कौन सा विकिरण होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए आपका पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 7 से अधिक है? 7 से अधिक मतलब बेसिक,
ठीक है, तो ये मैंने लिखाया है, सबके पीएच मान अगर आप देखोगे तो आपकी कॉपी में है, लार का भी है, इसका भी है, जल का भी है, न्यूट्रल, सारी चीजें हैं। तो ये हो जाएगा आपका, एक तो रक्त प्लाज्मा, इसका तो होता ही है 7 से ज्यादा, गैस्ट्रिक जूस और सिरका ये दोनों अम्लीय होते हैं, ठीक है, तो इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो सामान्य नेत्र लेंस है उसकी नाभिक दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही मतलब ये क्वेश्चंस थोड़े से डीपली पूछे हैं, आपको डिटेल में पढ़ के जाना होगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, इससे कौन सा पदार्थ बनता है, CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण, ये बनता है। आगे चलते हैं। माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बहुत ही, ये प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहुंचते क्या है, लक्षण कौन से पहुंचते हैं, जीन के माध्यम से पहुंचते हैं, लेकिन प्रक्रिया क्या है, ध्यान रखो, तो ये है अनुमानसिकता। ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, तो ओम का नियम अगर आपने पढ़ा हो, V=IR पढ़ा होगा, ठीक है, तो अमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखो इन पेपरों का लेवल फिर बता रहा हूं, जो लोग भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं उनको अब समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो रिपीटेड चीज़ें हैं समझ गए हैं, वो टीचर लोग भी समझ गए हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो पेपर बना रहे हैं वो भी समझ गए हैं कि रिपीटेड चीज़ें तो हर व्यक्ति करके आ जा रहा है, कट ऑफ बढ़ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम वो खोज रहे हैं कि कुछ अलग से देने का। तो हर व्यक्ति को अब वो जमाना निकल गया, वो टाइम निकल गया जब लोग MCQs खोल के पढ़ा देते। स्टूडेंट अभी भी उसमें लगे हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी उन्हीं स्टूडेंट को हो रही है। उन स्टूडेंट को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी जिन्होंने वो सब्जेक्ट प्रॉपर पढ़े होंगे A to Z। आप लोग भी जो लोग पढ़े होंगे बताइए, जो भी पेपर दे के आए, जिसका भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने तरीके से पढ़ा है तो कैसा रहा है, और जो चीज़ तरीके से नहीं पढ़ी वहाँ कैसा रहा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आगे चलते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, तो लोहे का बुरादा है उसमें तनु HCl आप डालते हो तो क्या होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा, बाढ़ रोकना है आपको तो क्या वनोन्मूलन करोगे तो बाढ़ और ज़्यादा आएगी, चराई कराओगे तो क्या हो जाएगा, मिट्टी ढीली पड़ जाएगी और बाढ़ और ज़्यादा आएगी, तो कौन सा हो जाएगा आपका, वन रोपण। इसमें तो सोचना ही नहीं था, शायद एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही लगे जो बहुत सिंपल से आए थे। खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, ठीक है, तो खाने के डिब्बों में जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। अगर जिंक अधिक प्रतिक्रिया, रिएक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन जल्दी करता है, तो जिंक अगर अधिक रिएक्शन करेगा, ठीक है, और टिन की परत चढ़ी है तो ये भी सही हो सकता है। टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, जिंक का गलनांक अगर अधिक होगा तो जल्दी पे देर से पिघलेगा, तो ये भी क्या होगा, ये तो गलत हो जाएगा। जिंक का गलनांक अलग होगा तो जिंक की चढ़ाएंगे ना परत, टिन की क्यों चढ़ा रहे हैं। इसका जिंक टिन की तुलना में महंगा है, ये भी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अभी किसी ने रेट तो चेक किए नहीं कि क्या महंगा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। वैसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ए है, अगर ये ऑप्शन भी करेक्ट हो, क्योंकि महंगा सस्ता ये थोड़ा सा रिलेटिवली चीज़ें हो जाती हैं। अब आप जाओगे रेट चेक करोगे, किसके, जिंक के ज़्यादा महंगे हैं कि टिन के ज़्यादा हैं, ऑब्वियस है कि जिंक के होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, ये महिलाओं का पूरा पार्ट है। एस्ट्रोजन का स्राव बिल्कुल, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव बिल्कुल, और डिंब का निर्माण, तो तीनों हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएंगे। इमली का कौन सा, इमली जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा आया था। साइंस में गिने चुने क्वेश्चंस भी आए हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, कोलीफॉर्म आई थिंक ये कोलाई होना चाहिए, ई कोलाई जो बैक्टीरिया पाया जाता है ना, तो
प्राणियों के पाचन नाल, जो आपकी आंत होती है ना, उसमें पाए जाते हैं ई कोलाई। आगे चलते हैं। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो विद्युत विभव है किस में मापा जाता है। वोल्ट में, पोटेंशियल की बात हो रही, ठीक है। वोल्ट में मापा जाएगा तो कौन मापेगा? वोल्ट मीटर। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका? सदिश मात्रा, अदिश मात्रा, आयाम रहित मात्रा। तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी सदिश होती है, ठीक है। दिशा होता है, चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होती है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो कभी आपने देखा कि अगर पृथ्वी पे आपको ज़्यादा भार धकेलना है तो किस स्थिति में आप धक्का मार सकते हो? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। जमीन पे लेट जाने की स्थिति में क्या आप धक्का दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपका क्या है, फिर केवल हाथ काम करेंगे, बाकी बॉडी से आप नहीं लगा पाओगे फोर्स। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। खड़े होने की स्थिति में बैठने की, बैठ के भी ज़्यादा नहीं लगा पाओगे, ये भी गलत तो हो जाएगा। खड़े होने की स्थिति, ये तो नॉर्मल सा जो आपने चेक किया होगा उससे भी समझ सकते थे। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए, विबग्योर होता है, विबग्योर। तो आर सबसे कम होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। और वायलेट मतलब बैगनी, ये सबसे ज्यादा होता है। तो यहीं से आपका निकल जाना था। आगे देखते हैं। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह। ये पहले क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, लेकिन मिट्टी के तेल में नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पानी में, कि पानी का कटोरा बर्फ से भरा है, पिघल जाएगा तो क्या होगा? पानी फैलेगा, नहीं होगा। तो इसका आयतन उसका सेम होता है बर्फ का, और जो ये पानी बनाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये वैसी ही बनी रहेगी, ये होना चाहिए, क्योंकि बर्फ का और उसके द्वारा जो पिघल के जल बनता है उसका आयतन सेम होता है। ये आपके हो चुके हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि देखो, जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, 3 बैच हमारे चल रहे हैं, यूपी के एग्जाम्स के लिए ही चल रहे हैं, बट जीएस हम उस तरीके से करा रहे हैं कि किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह आए तो आप पीसीएस स्तर तक भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये जिन लोगों ने भी जीएस पढ़ी होगी उनको किसी को भी स्टैटिक जीके में कोई प्रॉब्लम, जीएस, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, इसमें बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो जिसको भी करना है, ये 3 बैचेज हैं। ऐप है जीएस रिवॉल्यूशन करके, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाओगे तो आपको बैचेज मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है, नंबर है, जीएस रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको ग्रुप मिल जाएंगे। बाकी जिनका अब आगे एग्जाम है, या जो भी जूनियर असिस्टेंट वाले हैं, उनके लिए बात कर लेते हैं। उनको क्या करना है, जूनियर असिस्टेंट और जिनके अदर एग्जाम्स हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट वाले ध्यान रखो, जिनका भी जे एग्जाम है वो इतना ध्यान रखो कि जो करंट आ रहा है आपका, करंट अफेयर्स, उसमें जो वन लाइनर्स फॉर्म में हर मंथ के घटनाएं होती हैं कि यहाँ पे ये हो गया, ये रिकॉर्ड बन गया, यहाँ पे नई चीज़ ये हुई है, वो मंथली घटनाएं आपको बहुत तरीके से पढ़नी है। जो हमने पार्ट 3 दिया था आपको करंट अफेयर्स का, वहाँ से समझ लो पार्ट 3 में जैसे घटनाएं दी गई ना, इस मंथ में ये घटित हुआ, उस मंथ में। दूसरा चीज, एक जोर दिया जा रहा है, यूपी के भी एग्जाम्स में देख लो, स्टेट का जो करंट है ना, स्टेट का करंट अगर कुछ वैसा हो, जैसे इसमें दिया है, केवल एक आया है बिहार का करंट स्पेशल। क्या आया है कि जो वहां की महिला थी जिसको पद्मश्री मिला था, वो किससे संबंधित थी। तो स्टेट के करंट का बहुत ज़्यादा रोल अब नहीं रह गया है, या रहा है तो आप ज़्यादा फोकस करो। 70x30, 70% टाइम दो इंडिया के करंट को, 30% टाइम दो स्टेट के करंट को। तीसरी चीज, जो ट्रेडिशनल करंट था ना, जो आप ट्रेडिशनल करंट पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता था, छोटे एग्जाम्स में नियुक्तियां उठा ली, अवार्ड वगैरह आएंगे, अवार्ड वगैरह आते रहते हैं, पूछेंगे, इसमें नहीं पूछा कोई बात नहीं, आगे पूछेंगे, 1-2 अवार्ड वगैरह, खेल उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। वहाँ पे क्या है आपका कि वहाँ से क्वेश्चंस अब क्या है, कम आ रहे हैं। अब अधिकतर आ रहे हैं घटनाओं से, दुनिया की वैश्विक घटनाओं को आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे पुतिन का पूछ दिया,
हैं, और भी चीज़ें पूछ दी, ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ, वैश्विक घटनाओं की, प्लस जो नया इन्वेस्टमेंट हो रहा, न्यू इंडिया की अगर बात हो रही है तो न्यू इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही उस पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो RO का कर रहे हैं वो तो हर मंथ की घटनाओं पर बिल्कुल ध्यान रख के चलें, पढ़ते चलें, ये चीज़ यहाँ से सीख ले लो। अगर ये पेपर आप सॉल्व करने बैठो, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे RO चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का भी देना है, इस पेपर का GS पोर्शन सॉल्व करो, आपको समझ में आना चाहिए आपकी पढ़ाई क्या हुई है। अगर तरीके से आपने पढ़ा होगा तभी सॉल्व कर पाओगे। ज्योग्राफी इसलिए कॉन्सेप्चुअल, एक एक ज्योग्राफी तो बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। पॉलिटी के गिने चुने एक क्वेश्चन ही आया है जो पूछा गया, बाकी आए हैं उससे कानून से कब लागू हुआ, तो वो तो डेट वगैरह नहीं पड़ती है, ठीक है। तो पॉलिटी में संविधान सभा वाला आया एक थोड़ा सा सही से। इसके बाद हिस्ट्री के भी गिने चुने क्वेश्चन आए, वो सारे सही हो जाने चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन आए नहीं है आपके। तो इतना ध्यान रखो कि जो भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ रहा है वो बड़े आराम से हो जा रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है जो व्यक्ति तरीके से पढ़ेगा उससे पेपर उसके लिए आसान होगा। इस पेपर में रही बात, अब कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। जैसा इस पेपर का स्तर है, जैसे लोगों का वहाँ पे जितनी वैकेंसी 80,000 वैकेंसी है ना, कट ऑफ आपकी आशाओं से बहुत ज़्यादा कम जाएगा। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कम जाएगा, इतना ध्यान रखना। अभी मैं इतना मान के चल रहा हूँ, मैथ के क्वेश्चन मैंने नहीं कराए अभी, मैथ रीजनिंग के, बाकी सारे आपके करा दिए GS प्लस साइंस का, ठीक है। GS प्लस साइंस देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ आपका 55% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 55% की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं, ठीक है। 55% मोर देन इनफ है। बाकी अभी थोड़ा विश्लेषण करूँगा, देखूंगा तो और एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ पे वीडियो आ जाएगा। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। एंड करते हैं अब इसको।